16 क्वेश्चंस फॉर NISM सीरीज 5A एग्जाम यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस विथ आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1. In which of the following day AMC does not calculate the NAV? A. Third business day of the week. B. Day before any public holiday. C. Last business day of the week. D. On all Saturdays. इनमें से किस दिन AMC कोई स्कीम की NAV कैलकुलेशन नहीं करती है? शेयर मार्केट की तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सैटरडे और संडे नॉन वर्किंग डे है। इसके साथ साथ पब्लिक हॉलीडेज में भी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ट्रेडिंग के लिए क्लोज्ड रहते हैं। इसलिए कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC इन दिनों में अपनी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं करती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, on all Saturdays. Question number 2. Transaction charge is not applicable for which of the following transactions? A. Fresh purchase above rupees 10,000. B. Dividend reinvestment. C. Switches. D. न्यू सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 15,000। इनमें से किस टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज एप्लीकेबल नहीं होती है? अर्बन एरियाज और स्मॉल टाउन्स में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स की बिजनेस बढ़ाने के लिए सेबी ने 10,000 रुपए और उससे अधिक अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रांजैक्शन चार्ज अलाउ की है। इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ लेविंग ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस ओनली फ्रेश परचेज या न्यू सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेबल है। स्विच, सिस्टमेटिक ट्रांसफर, डिविडेंड ट्रांसफर, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट जैसे ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस इज नॉट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजैक्शन व्हिच इज रूटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B and option C, dividend reinvestment and switches. Question number 3. Amongst the following, NAV of which funds is calculated up to 2 decimal places? A. Focused funds. B. Index funds. C. मनी मार्केट फंड्स. D. गिल्ड फंड्स. इनमें से किस फंड की NAV की कैलकुलेशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया जाता है? इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स और डेब्ट फंड्स के NAV की कैलकुलेशन 4 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब पॉइंट के बाद 4 घरों तक काउंट किया जाता है। इक्विटी और बैलेंस फंड्स के NAV की कैलकुलेशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया जाता है। इनमें से फोकस्ड फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फोकस्ड फंड्स। क्वेश्चन नंबर 4. What is the applicable percentage of security transaction tax for selling the units of equity oriented mutual funds? A. 0.01%. B. 0.005%. C. 0.001%. D. 0.05%. इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल करने के लिए इन्वेस्टर को कितनी % STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे
करनी पड़ती है। किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को सेल, रिडीम या स्विच करने पर एसटीटी एप्लीकेबल होती है। डिलीवरी बेसिस सेल में ये परसेंटेज है 0.001% और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड यूनिट जो नॉन डिलीवरी बेसिस में सेल होता है उसके लिए यह परसेंटेज है 0.025%। STT is not applicable on purchase of units of an equity oriented mutual fund scheme. So the correct answer of this question is option C, 0.001%. Question number 5. Amongst the following, who need not to be QIC compliant for investing in mutual fund schemes? A. POA holders यानी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स, B. नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, C. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, D. नन ऑफ द अबव। इनमें से किसको म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की जरूरत नहीं है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए सभी इन्वेस्टर्स को केवाईसी कंप्लायंट होना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following single document is relevant for all the schemes offered by a mutual fund house? A. Statement of additional information, B. Scheme information document, C. Both of the above, D. None of the above. इनमें से कौन सा सिंगल डॉक्यूमेंट एक म्यूचुअल फंड हाउस के सभी स्कीम्स के लिए रेलेवेंट है? एसआईडी, एसएआई और केआईएम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए 3 रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स है। फंड फैक्ट शीट एक एक्सटेंसिवली यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट है, लेकिन फंड फैक्ट शीट कोई रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। एसआईडी यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए क्लियर जानकारी देता है। एसएआई यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में म्यूचुअल फंड, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्रिप्शन, टैक्स, लीगल और जनरल इंफॉर्मेशन, स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी, ये सब के बारे में बताया जाता है। एक सिंगल एसएआई एक म्यूचुअल फंड हाउस के सभी स्कीम्स के लिए रेलेवेंट है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7. Maximum how much commission a mutual fund distributor can earn for self investment in mutual fund schemes? A. 0.50% of AUM, B. nil, C. 1.15% of AUM, D. 1.50% of AUM। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन मिल सकता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वेस्टर्स से फंड मोबिलाइज करने के लिए कमीशन दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कमीशन नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नील। Question number 8. NAV of segregated portfolio is to be disclosed on dash basis. A. Fortnightly, B. Monthly, C. Daily, D. Weekly. सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का NAV कब कब डिस्क्लोज किया जाना चाहिए? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब एक पोर्टफोलियो है
जिसमें किसी क्रेडिट इवेंट से अफेक्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू डेली बेसिस पर डिस्क्लोज किया जाता है। So the correct answer of this question is option C, daily. Question number 9. Turn around time to dispatch the dividend warrant to the investors is dash days. A. 30 days, B. 7 days, C. 45 days, D. 15 days. डिक्लेरेशन के कितने दिनों के अंदर डिविडेंड वारंट डिस्पैच करना चाहिए? डिक्लेरेशन के 30 दिनों के अंदर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड वारंट भेजा जाना चाहिए। इन केस ऑफ डिले एएमसी को इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे करना होगा। ये एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस फॉर पेनल्टी एएमसी स्कीम को चार्ज नहीं कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A, 30 days. Question number 10. Which is the systematic transaction that facilitates the investment of the earned dividend from a scheme to another scheme of the same mutual fund house? A. Dividend reinvestment option. B. Systematic dividend investment. C. Dividend withdrawal and investment. D. Dividend transfer plan. इनमें से कौन सा सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन एक स्कीम से अर्न डिविडेंड को उसी म्यूचुअल फंड हाउस की दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देता है? म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को कुछ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स के अपने नीड्स और गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को अरेंज करने और पे आउट रिसीव करने के लिए SIP, SWP, STP, स्विच, DTP ये सब है सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज। इनमें से DTP यानी डिविडेंड ट्रांसफर प्लान एक स्कीम से अर्न डिविडेंड को उसी म्यूचुअल फंड हाउस की दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देती है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। क्वेश्चन नंबर 11. Satellite portfolio aims to take advantage from which of the following to earn higher return? A. Goal-based long-term investment. B. Short-term market movements. C. Investing in government securities. D. Investing in junk bonds. हाई रिटर्न अर्न करने के लिए सैटेलाइट पोर्टफोलियो इनमें से कौन सा एडवांटेज लेता है? सैटेलाइट पोर्टफोलियो मतलब एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसमें एक इन्वेस्टर हायर रिटर्न अर्न करने के लिए हाई रिस्क लेता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो हायर रिटर्न अर्न करने के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स को टारगेट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12. नॉमिनी और लीगल हेयर मस्ट हैव डैश टू ट्रांसफर द AUM ऑफ डिसीज्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? A. No specific requirement. B. Demat account. C. Valid ARN code. D. Investment through mutual fund. डिसीज्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के AUM को अपने नाम में ट्रांसफर करने के लिए नॉमिनी के पास इनमें से कौन सा होना जरूरी है? नॉमिनी या लीगल हेयर डिसीज्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के AUM को अपने नाम में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टर से एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जरूरी है। नॉमिनी या लीगल हेयर के पास वैलिड ARN कोड होना चाहिए AUM को अपने नाम में ट्रांसफर करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर
of this question is option C, valid ARN code. Question number 13. Amongst the following, who should be considered as least risky in terms of credit risk? A. Small cap fund. B. Credit risk fund. C. Sectorial fund. D. Gilt fund. इनमें से किस फंड में क्रेडिट रिस्क सबसे कम है? गिल्ड फंड्स ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के डिफॉल्ट रिस्क नेग्लिजिबल होते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स को क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन मिलती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, गिल्ड फंड। Question number 14. Which of the following fee AMC shall not charge from a segregated portfolio? A. Advisory fees. B. Recurring expenses. C. AMC can charge all fees. D. AMC cannot charge any fee. इनमें से कौन सा फी एएमसी एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से नहीं ले सकता है? एएमसी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस चार्ज नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट रिकवरी पर प्रो राटा बेसिस पर अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस चार्ज किया जा सकता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एडवाइजरी फीस। Question number 15. Investment in an equity-oriented scheme is rupees 50.00 lakhs. After 14 months, the investor receives rupees 50.90 lakhs after redemption. What will be the taxable amount for this investment? A. 2 lakhs. B. nil. C. 1 lakh. D. 0.90 लाख। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट रुपीज 50 लाख। 14 मंथ्स के बाद इन्वेस्टर को रिडेम्पशन से मिला रुपीज 50.90 लाख। इनमें से टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या होगा? 12 मंथ्स के बाद रिडेम्पशन, सो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी फंड के लिए 12 मंथ्स के बाद कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन है रुपीज 50.90 लाख माइनस रुपीज 50 लाख इक्वल 0.90 लाख यानी 90,000। इक्विटी फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%। ये 10% 1 लाख के अबाव जो अमाउंट होता उस पर चार्ज किया जाता है। तो इस केस में कैपिटल गेन है रुपीज 90,000 जो 1 लाख से नीचे है। सो टैक्सेबल कैपिटल गेन इज नील। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नील। क्वेश्चन नंबर 16. What will be the capital gain tax for the income from the investment through mutual fund scheme? A. Always as per the tax slab of the investor. B. Flat 10% on capital gain plus 18% GST plus 1% cess. C. Income earned through investment in mutual fund is tax free. D. Function of type of investment, type of income, type of investor. म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट टाइप पर। रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम पर अलग अलग टैक्स होता है। इक्विटी और डेब्ट फंड के लिए सेपरेट टैक्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट,
टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इन्वेस्टर। सो यही थे 16 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने इसी प्लेलिस्ट में और क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो यू कैन चेक ऑल दिस क्वेश्चंस फॉर बेटर प्रिपरेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।